हेलो एवरीवन, श्रीमती महरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है तंत्र प्रविधि। इसे हम नेटवर्क टेक्निक के नाम से जानते हैं। इसकी जो मुख्य प्रविधियां हैं वो है CPM, इसे कहते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड, और दूसरा है PERT, यह है प्रोग्राम एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, और दूसरी है लाइन ऑफ बैलेंस। ये तीनों ही जो प्रविधियां हैं ये किसी भी संस्थान के लिए, जो व्यापारिक व्यवसायिक संस्थान है या कोई अन्य संस्थान है जहां कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है और उस प्रोजेक्ट में कहीं न कहीं आगे जा कर के कुछ नया, कुछ नवाचार करने का जो सिस्टम है वो दर्शाया जा सकता है। तो इस तरीके से ये जो प्रविधियां हैं ये बहुत सारे क्षेत्रों में काम आती है। इन विधियों की यदि बात करें तो सबसे पहले हम तंत्र प्रविधि की बात करेंगे। इन पे बाद में चलेंगे क्योंकि ये इन्हीं से जुड़ी हुई है और आगे इन पर डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले तंत्र प्रविधि। जब भी कोई परियोजना स्टार्ट करती है, कोई कंपनी हो या कोई अन्य कोई संस्था हो, तो उसमें सबसे पहले मानव, दूसरा मशीन, तीसरा पूंजी, चौथा समय और सामग्री की आवश्यकता होती है। तो ये मुख्य हमारे जो 5 टॉपिक है, इनकी कोई भी परियोजना में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का होता है और इनके बिना कोई भी परियोजना स्टार्ट नहीं की जा सकती। इन सभी जो क्रियाएं हैं, जिसमें भौतिक क्रिया, तकनीकी क्रिया और अन्य क्रियाएं इसमें समायोजित होती है, इन सभी जो क्रियाएं हैं इनको तालमेल बैठाने के लिए, इन सभी को तालमेल बैठाने के लिए, इन पर नियंत्रण करने के लिए, इनको समन्वित करने के लिए और इनका नियोजन करने के लिए जिन विधियों का प्रयोग करते हैं उसे हम तंत्र प्रविधि कहते हैं। तंत्र प्रविधियां हैं। तो तंत्र प्रविधियां हैं जो किसी भी योजना को मूर्त रूप देने में बहुत ही अपना एक अहम योगदान अदा करती है। तो आज हम इसी तंत्र प्रविधियों के बारे में थोड़ा वन बाय वन जो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा इसके अंतर्गत क्या टॉपिक है। तो वो है कोई भी योजना उसको यदि समन्वित किया जाता है तो वो एक क्रमबद्ध तरीके से चलती है। यदि किसी परियोजना में यदि क्रम नहीं है तो फिर वो योजना है जो अच्छी नहीं कहलाती है। तो इसलिए किसी भी परियोजना में क्रम होना आवश्यक है। तो हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप समझ पाओगे कि किसी भी परियोजना में क्रमबद्ध तरीके से आगे किस तरीके से बढ़ा जाता है और क्रमबद्ध तरीके से जो चीज़ें हैं उनको किस रूप में, किस तरीके से क्या कहा जाता है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आप एक तंत्र को देखोगे, ठीक है, जो ग्राफिकल पार्ट्स होगा इसका। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है भोजन निमंत्रण के लिए। भोजन निमंत्रण हमारे एक प्रोग्राम है जिसके तहत हमने किन्हीं को आमंत्रित किया है भोजन के लिए। अब भोजन के लिए निमंत्रित हम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो क्या होगा, यहाँ से हमारी जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है। सबसे पहले हमने क्या करना है, निमंत्रण भेजना है। इसको नंबर 1 देते हैं, निमंत्रण भेजना। दूसरी हमारी एक से दूसरी क्रिया पे गए। एक क्रिया और है, जब भोजन का हम किसी को निमंत्रण देंगे तो भोजन भी बनाना पड़ेगा। तो भोजन बनाने के लिए आदेश देना, ये हमारा हो गया तीसरा पॉइंट। भोजन तैयार कराना। तो आदेश दिया जाता है कि इतने लोग आएंगे, उनको भोजन करवाना है। तो इसको इस तरीके से दर्शाएंगे। जब निमंत्रण भेजा तो लोग हैं जो आए हैं अब यहाँ भोजन के लिए, तो उनका स्वागत भी करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे स्वागत
कार्य, फिर उनका स्वागत किया जाएगा इसके तहत, और लास्ट में जो हमारी परियोजना ख़त्म हो जाएगी। हमारा मुख्य क्या काम था? हमारा था भोजन कराना, लोगों को भोजन कराना। हमारा उद्देश्य यही था कि हम लोगों को भोजन कराएं। तो हमारी प्रक्रिया जो इस तरीके से 4 चरणों में बढ़ते हुए यहाँ आकर के क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो हमारा एक प्रोग्राम था जिसमें क्या था कि हम किसी को भोजन कराएंगे। तो भोजन के लिए हमने निमंत्रण दिया, लोगों को निमंत्रण भेजा, सबसे पहले इधर भोजन तैयार करवाया, स्वागत करवाया, भोजन करवाया, और हमारी जो प्रोसेस है वो क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। तो इस तरीके से कोई भी जो प्रक्रिया को हम आसानी से समझ सकते हैं। कोई भी प्रक्रिया है उसको यदि आप तर्क संगत या तर्कयुक्त या उसको क्रमबद्ध तरीके से यदि आप नहीं करोगे तो फिर वो अस्त व्यस्त हो जाती है। जो तर्क संगत या क्रमबद्ध तरीके से जिनको हम दर्शाते हैं उसको हम एक नेटवर्क बोलते हैं। आप ये नेटवर्क का ही एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये एक नेटवर्क का एग्जाम्पल है जिसमें आप क्रमबद्ध तरीके से सारी चीज़ें देख रहे हो। तो इस तरीके से तंत्र को दर्शाया जाता है। तो हम परियोजना के जो उद्देश्यों की बात करें तो इसके निम्न उद्देश्य हैं। पहला ही उद्देश्य इसका है कि जब भी कोई परियोजना तैयार की जाती है, कोई नेटवर्क तैयार किया जाता है, किसी तंत्र की हम सहायता लेते हैं किसी भी परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए, तो सबसे पहले इसका उद्देश्य परियोजनाओं में समाविष्ट सभी क्रियाओं को पूर्ण करने में लगने वाले समय का निर्धारण करना। क्योंकि एक डिपार्टमेंट केवल एक ही डिपार्टमेंट किसी वस्तु का निर्माण नहीं करता है। किसी वस्तु का निर्माण में कई प्रकार के डिपार्टमेंट्स का क्या है? योगदान होता है। निर्माण से लेकर के उसको मार्केट तक लाने में भी बहुत सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं। अब सभी का क्या तालमेल बैठाना ज़रूरी होता है। सभी का समावेश या संयोजन की बात करें तो वो भी ज़रूरी होता है और उनमें अलग अलग टाइम लगता है। तो टाइम का निर्धारण है वो कम जो निर्धारण करने के लिए हम इस तंत्र विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें ये क्लियर हो जाता है कि इस विभाग में इतना टाइम लगेगा, इस विभाग में इतना टाइम लगेगा, और टोटल जो टाइम लगना है वो हम तय कर देते हैं कि हमारी ये जो परियोजना है ये इतने टाइम में जाकर के क्लियर हो जाएगी, ये पूर्ण हो जाएगी। इसलिए समय निर्धारण का भी एक उद्देश्य होता है। सब दूसरा इसका है परियोजना लागत को कम करना। तो दूसरा उद्देश्य ये है कि जो भी हमने परियोजना संचालित की है, जिस परियोजना के लिए हम वर्क कर रहे हैं, उसमें लागत कम से कम हो। प्रत्येक संस्था, प्रत्येक जो व्यक्ति यही चाहता है कि अपने संस्थान में लागतों का जो बोझ है वो कम होना चाहिए और लाभ ज़्यादा होने चाहिए। तो लागतों को आप कम करोगे तो लाभ अपने आप ही बढ़ जाएगा आपका। तो इसलिए लागतों को कम करना भी उद्देश्य होता है। इसके लिए भी क्या है, हमारी परियोजनाएं हम जो चलाते हैं अच्छे तरीके से, इनके लिए तंत्र बनाते हैं। तीसरा इसका जो उद्देश्य का है वो है परियोजनाओं में लगने वाले समय को कम करना। कोई भी परियोजना होती है उसमें एक निश्चित समय लगता है, लेकिन यदि आप सही प्रकार से नियोजन नहीं करोगे तो उसमें कहीं न कहीं अधिक समय लग जाएगा। और अधिक समय लगने का मतलब ये होता है कि आपने जो कार्य सोचा था वो उसमें आप पिछड़ गए हो। और आप सपोज़ करिए आप किसी जो वस्तु का निर्माण कर रहे हो, वही मार्केट में आनी थी एक निश्चित टाइम में, लेकिन वो आती है 10 दिन बाद में आती है। लेकिन दूसरी कंपनियां और भी उसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट तैयार करके रखी हुई है, उनका माल पहले बिक जाता है, तो आपकी जो परियोजना है वो सारी क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। तो इसलिए इनका भी ध्यान रखना होता है। समय का भी, समय को कम करना चाहिए। समय से पूर्व ही सभी जो आवश्यक जो कार्यवाही होती है सभी पूर्ण कर लेनी चाहिए हमें। नेक्स्ट जो हमारा है वो है नियोजन, नियंत्रण एवं समन्वय में सहायता हेतु। परियोजना, किसी भी परियोजना को यदि आपको क्रियान्वित करना है तो उसके लिए नियोजन की आवश्यकता होती है, उसके लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है, उसके लिए संप्रेषण या समन्वय की भी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से इन सभी के लिए भी ये उद्देश्य रखा जाता है कि ये जो सारे काम हमारे नियोजन नियंत्रण के सारे अच्छे से हमारे संपादित हो सके। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है परियोजना की क्रियान्विति में जो बाधाएं आ रही है उनको दूर करना। तो कोई भी परियोजना हम संचालित करते हैं तो ये निश्चित बात है कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स तो आएगी ही आएगी। उनको किस तरीके से हल किया जाए, उनके लिए जो एक बेस्ट जो सॉल्यूशन होता है वो किस तरीके से ढूंढा जाए और उनका हल किया जाए, उसका भी निराकरण करना एक उद्देश्य होता है। तो ये जो तंत्र प्रविधि का ये भी एक उद्देश्य है।
बाधाओं को दूर करना। इसके बाद में है मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करना। कोई भी परियोजना जब संचालित की जाती है तो केवल मानवीय संसाधन ही उसमें यूज़ नहीं हो रहे हैं, उसमें भौतिक संसाधन अन्य भी यूज़ हो रहे हैं। हमने सबसे पहले लिखा था इसमें सभी संसाधन काम करते हैं, इसमें मैन, मशीन, मनी, टाइम एंड मटेरियल, ये सारी की सारी चीज़ें ये काम करती है और इनका समुचित यदि उपयोग नहीं होता है, किसी में भी कोई चीज़ की कमी आ गई तो जो परियोजना हमने ली हुई है जिसको हमें एक निश्चित समय पर तैयार करना है तो कहीं न कहीं उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अब हम बात करते हैं लास्ट कि छोटे छोटे कार्यों को युक्ति संगत करना। किसी एक प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए हमें अन्य छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं, तब जाकर के एक पूरा जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होता है। यदि हम बात कर लें, यदि एक मोबाइल निर्माण की बात करते हैं तो क्या केवल मोबाइल सीधा ही बन जाता है? इसके लिए बैटरी अलग सिस्टम होता है कि बैटरी अलग बनाई जाती है, इसकी जो मदरबोर्ड होता है वो अलग बनाया जाता है, इसका डिस्प्ले कहीं से और से बनता है, फिर एक जगह आते हैं इनमें इसमें जो अन्य जो सिस्टम होते हैं और भी, इन सभी को मिला करके ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट है। इन सभी डिपार्टमेंट में सारे अलग अलग काम होते हैं, वहाँ से सारे रॉ मटेरियल एक जगह आके इकट्ठे होते हैं एक और किसी एक जगह करके कुछ मशीनें हैं जो इनको एक मोबाइल के रूप में इनको फिट कर देती है इनके सांचे में, तो एक मोबाइल का आकार ले लेता है। इस तरीके से अलग अलग जो सिस्टम है इन सभी को एकत्रित करके और एक जो हमारा मेन मुख्य जो टारगेट था उसमें इसको ले आते हैं। तो यही है कि छोटे छोटे जो इसके कार्य है उनको युक्ति संगत करते हुए एक जो हमारा मेन प्रोजेक्ट था उसको कंप्लीट कर देना। तो इस तरीके से ये भी एक उद्देश्य होता है कि सभी कार्यों को युक्ति संगत करते हुए कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो ये थी इसके कुछ उद्देश्य और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण घटक और फिर हम इनसे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, डायग्राम्स किस तरीके से आते हैं, इन सभी पे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।